जन्म पुनर्जन्म को लेकर कई कहानियां हैं और हिंदू धर्म में तो इससे मान्यता दी गई है। कई धर्म भी इसको अब मानते हैं और विज्ञान भी कुछ सहमत है, कुछ असहमत है। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको बताऊंगा, निश्चित मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यदि आप नहीं मानते कि आत्मा का अस्तित्व होता है तो आप इस कहानी को सुनकर संभवतः यह मानने लग जाए कि हाँ, आत्मा का अस्तित्व होता है। क्योंकि मैंने अपनी स्टोरी में पुनर्जन्म की कई कहानियों को बताया है, तो ये जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दो लोग हैं, जिसमें एक का शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन उसकी आत्मा जिंदा रहती है, जबकि दूसरे की आत्मा परलोक चली जाती है लेकिन उसका शरीर जिंदा रहता है। तो ये विचित्र कहानी है, दो लोगों की कहानी है। और कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं, 1985 की कहानी है। इटावा में मेरे एक कजिन रहते हैं, संजय यादव। छोटा मोटा काम करते हैं, रोजी मजदूरी करते हैं। उन्होंने अभी 3 दिन पहले मुझे इस कहानी के बारे में बताया, क्योंकि वो इटावा में रहते हैं और तो इटावा में इस कहानी को लेकर काफ़ी चर्चा आज भी होती है। तो उन्होंने जिक्र किया और बताया कि 1985 में इटावा में ऐसी घटना हुई थी। तो निश्चित रूप से जब मैंने उनसे ये सुनी कहानी तो मेरे भी यकीन करने लायक तो स्थिति नहीं थी। लेकिन जब मैंने गूगल पर सर्च किया इस कहानी को लेकर, तो परत दर परत इस कहानी की तस्वीर सामने आती गई। इस कहानी के बारे में बहुत जानकारी मुझे मिलने लग गई और मैं खुद हैरान रह गया कि क्या ऐसा हो सकता है। मतलब 24 घंटे के अंतराल में एक शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरे उस शरीर में जा सकती है जिसकी अभी 45 मिनट पहले मौत हुई। तो ये विचित्र कहानी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, और निश्चित रूप से आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये सच के सबसे करीब कहानी है, तथ्यों पर आधारित कहानी है। इस कहानी के साक्ष्य है, इस कहानी के प्रमाण है, और एक कहानी कोई अफवाह नहीं, हकीकत से जुड़ी कहानी है। बात है इटावा की। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध जिला है इटावा, वो काफ़ी फेमस जिला है। वहाँ से इटावा से कुछ दूर पे एक गाँव है शरीफपुरा। शरीफपुरा में एक ठाकुर परिवार रहा करता था। ठाकुर परिवार गरीब था, खेती मजदूरी करके अपना भरण पोषण करता था। इसी ठाकुर परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ और माँ बाप ने उस लड़की का नाम दिया सुमित्रा। लड़की के जन्म के कुछ दिन बाद माँ की मौत हो गई। गरीब परिवार था, माँ की मौत हो गई। कुछ दिन पिता ने उसका पालन पोषण किया और बाद में कमाने खाने के लिए वो भी दिल्ली चले गए। तो अब सुमित्रा अकेली छोटी बच्ची, तो उसके लालन पालन की जिम्मेदारी उसके बड़े पिताजी ने संभाल ली। बड़े पिताजी के घर वो रहती थी, और बड़े पिताजी भी उसके बुजुर्ग हो चले थे। तो अब सुमित्रा अकेली रहती थी। कभी कभार आसपास के बच्चों के साथ खेल लिया करती थी, लेकिन उसके जीवन में अकेलापन था। बचपन से एक अजीब से अकेलेपन से घिरी हुई थी। बचपन में माँ की मौत और मजबूरियों के चलते पिता कमाने खाने के लिए दिल्ली चले गए, और ताऊ भी जो बुजुर्ग थे उनके साथ वो रहने लगी, और बाद में कुछ दिनों के बाद उसके पिताजी की भी मौत हो गई। तो सुमित्रा वो एकदम अकेली पड़ गई, सिर्फ ताऊ के भरोसे पड़ गई। लेकिन ताऊ ने उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाई और उसको अपना पास रख कर पाला पोसा। और 13 साल की उम्र में सुमित्रा की शादी गांव के ही जगदीश ठाकुर से कर दी। तो जगदीश ठाकुर भी गरीब था परिवार में, वो भी एकलौता था, माता पिता थे। और लेकिन जगदीश सिंह जो था वो काफ़ी ईमानदार था, मेहनती था। और सुमित्रा से शादी के बाद कुछ दिन वो साथ में रहा, और उसके बाद वो कमाने खाने के लिए वो भी बाहर चला गया, दूसरे शहर चला गया। तो अब सुमित्रा अपने ससुराल में रहने लगी। बचपन में उसने अकेलेपन को तो झेला था। इधर जब वो ससुराल में आई तो पति कुछ दिन साथ में रहने के बाद वो भी कमाने खाने चला गया। तो घर में सिर्फ सास ससुर, वहाँ भी सुमित्रा काफ़ी अकेलापन महसूस करने लगी।
तो अब सुमित्रा का अकेलापन टूटा 1984 को, दिसंबर 1984 को सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। खुशी का ठिकाना नहीं रहा सुमित्रा का। काफ़ी दिनों के बाद उसे लगा, उसने बचपन से कभी माँ का प्यार नहीं देखा था, बाप का प्यार नहीं देखा था, और भाई बहन थे नहीं। तो उनसे जब अपनी संतान हुई तो उसे लगा कि वो उसका जीवन अब पूरा हुआ, और वो कब उसके अंदर की जो खुशी थी वो बाहर छलकने लग गई। अब वो उस अंदर का जो सुमित्रा का जो व्यवहार में अब बदलाव आने लग गया। जो उसका अकेलेपन में मायूसी था वो अब टूटने लग गया। सुमित्रा अब खुश रहने लग गई, सास ससुर से भी अच्छे से, अब हालांकि पहले भी अच्छा ही बात करती थी लेकिन अब और घुलने मिलने लग गई, और बेटे को जान से ज़्यादा चाहने लग गई। उसे लगा कि अब अपना कोई आ गया जिसके साथ अब वो आगे का समय खुशी खुशी बिता सकती है। तो ये खुशी का पल सुमित्रा के जीवन में चालू हुआ। लेकिन सुमित्रा के जीवन में कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति बनती रहती थी। 5 महीना तक सुमित्रा के जीवन में अपार खुशी तो थी, आई जब उसका बेटा आया। जब बेटा 5 महीना का हुआ तब तक वो काफ़ी खुश थी। लेकिन एक दिन सुमित्रा के साथ ऐसी घटना हुई जिससे पूरे परिवार वाले स्तब्ध रह गए, पूरे गांव वाले चौंक गए, पूरी मतलब गांव में दहशत का माहौल बन गया। यूपी बिहार के गांव में अक्सर आप अब तो घर घर नलकूप हो गए हैं, बोर हो गए, लेकिन उस दौर में कुएं से ही लोग पानी खींचा करते थे, कुएं से ही पानी लाते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। कुएं के पानी का खाना बनाने से लेकर, पीने से लेकर, नहाने धोने तक सारा। बाद में जब कल आया तो घर घर कल शुरू हो गया। और एक रोज सुमित्रा अपने बेटे को अपने गोद में उठाए कुएं तरफ तक गई और कुएं से पानी खींचकर गांव के अन्य जो महिलाएं हैं उनके साथ वापस आने लगी। शाम का वक्त था, चूँकि शाम के वक्त पानी लाना था, खाना वाना बनाने की तैयारी करनी थी। सुमित्रा ने पानी भरा और फिर अपने बेटे को गोद में उठाया। 10 कदम चली होगी सुमित्रा, अचानक खड़ी हो गई, मतलब स्टेचू की तरह खड़ी हो गई। और वो उसने एक हाथ से अपने बच्चे को पकड़ा था और एक हाथ से उसने बर्तन, जो पानी वाला बर्तन है उसे रखा था। लेकिन जब वो अचानक खड़ी हुई तो पानी वाला बर्तन नीचे गिर गया और उसका एक हाथ ऊपर की तरफ हो गया और उंगलियां ऐसे पीछे हो गई। और काफ़ी देर उसी मुद्रा में रही। उसके दांत किड़किड़ाने लग गए, हाथ आँख ऐसे गोल गोल चक्री जैसा घूमने लग गया, उसके दांत किट 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 बजने लग गए। तो इसे यूपी बिहार में एक तरह से दांत लगना कहा जाता है, कि अक्सर कहते थे लोग कि दांत लग गया। तो उस तरह से दांत किटकिटाने लग गई। जो आसपास की महिलाएं जो उसके साथ पानी भरने गई थी वो काफ़ी देर तक उसको आवाज़ देती रही, सुमित्रा सुमित्रा क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन सुमित्रा, इतना कुछ होने के बाद भी सुमित्रा अपने बच्चे को अपने गोद में दबाए रखी। जब जकड़न बढ़ने लग गई और बच्चा रोने लग गया तब सुमित्रा का 5 मिनट बाद कुछ एहसास हुआ और वो झटका लेके फिर वो संभली और अपने आप को उसने संभाला और उसने इधर उधर देखना शुरू किया कि सारे लोग उसे देख क्यों रहे। उसने गांव की महिलाओं से पूछा कि आखिर क्या हुआ, मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। तो महिलाएं भी अवाक रह गई कि 5 मिनट तक ये मूर्ति बनकर खड़ी रही, एक हाथ हवा में लहरा के आँख घुमाती रही, दांत किटकिटाती रही और हम ही से पूछ रही कि भाई मुझे इस तरह क्यों देख रहे। तो गांव की महिलाओं ने कुछ कहा नहीं, लेकिन सुमित्रा ने देखा कि जो बर्तन में उसने पानी रखा था वो नीचे गिर गया है और फिर उस गई और बर्तन में फिर पानी लेके तेजी से अपने घर की तरफ चली गई। लेकिन उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या था। लेकिन गांव में ये चर्चा का विषय बन गया था महिलाओं के बीच कि सुमित्रा को दांत लग रहा है। दांत किटकिटाने को लेकर दांत लगना कहते हैं। तो ये सब चलता रहा। गांव के लोग उन्होंने चर्चा शुरू कर दी, स्तब्ध थे गांव के लोग। लेकिन सुमित्रा को कुछ भी याद नहीं था। और उसके 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद एक दिन सुमित्रा शाम के वक्त खाना बना रही थी घर में, रसोई में। तो घर में सास ससुर थे और सुमित्रा का जो बच्चा है वो सो रहा था। सुमित्रा खाना बनाते बनाते
अचानक उसके सास ससुर ने सुना कि रसोई घर से कुछ दांत खिटखिटाने और लंबी लंबी सांस लेने की आवाज़ आ रही है। तो सास को 5 दिन पुरानी घटना की याद आ गई, तो उसके मन में एक शंका हुआ कि फिर कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। वो सास रसोई की तरफ जब गई तो उसने सुमित्रा को उसी स्थिति में देखा कि सुमित्रा के दोनों हाथ इस तरह से ऊपर हैं, उंगलियां पीछे हैं और आंखें गोल गोल घूम रही हैं, दांत किटकिटा रही हो, लंबी लंबी सांसें ले रही है। वो अबाक, उसने हाँ सुमित्रा को जोर जोर से हिलाया, चीखना चिल्लाना शुरू किया। उसके बाद उसके ससुर भी भाग कर आए और वो भी जो उन्होंने भी सुमित्रा को जोर जोर से आवाज़ देना शुरू किया कि बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ। करीब 5 से 10 मिनट तक सुमित्रा इसी स्थिति में रहने के बाद अचानक वो झटके से उसको वो संभली और उसने देखा कि उसके सास ससुर उसके पास खड़े हैं और वो जोर जोर से मतलब चीख चिल्ला रहे हैं। तो फिर वो अपने घूंघट टूंघट उसने ठीक किया और फिर सास ससुर से पूछा कि क्या हो गया माता जी, मुझे आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं और चिल्ला क्यों रहे। तो सास ससुर ने हालांकि उस वक्त कुछ कहा नहीं, वो वापस चले गए, बोले नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, लेकिन चिंता मन में कि ये हफ्ते में 1 हफ्ते के भीतर ये दूसरी बार ऐसा क्या हो गया। और ऐसा क्या हो जाता है कि वो आँख उसका घूमने लगता है, दाँत दाँत किटकिटाना एक आम बात है, लेकिन वो दोनों हाथ ऊपर करके वो ऐसा क्या करती है। और उसके बाद उसे कुछ याद क्यों नहीं रहता, वो अचानक सन्नाटे में क्यों चली जाती है। तो लगा कि शायद इस भूत प्रेत का कुछ मामला होगा, क्योंकि गांव देहात में इस तरह की घटनाओं को आमतौर पे भूत प्रेत से जोड़ दिया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि इसे सोखा धरा दिया या बैगा धरा दिया, चुड़ैल पकड़ ली, प्रेतात्मा पकड़ ली, भूत पिशाच से जोड़कर इसको कहानी बना दी जाती है। तो लोगों को लगा कि हो सकता है बुरी आत्मा का इस पर प्रभाव हो, लोगों को लगा कि हो सकता है कि किसी ने प्रेत प्रेत बाधा किया हो, कोई चुड़ैल हो। तो इस तरह की चर्चा भी गांव में शुरू होने लग गई। अब सुमित्रा लेकिन सुमित्रा को कुछ भी याद नहीं रहता था। सबसे आश्चर्य की बात थी, सुमित्रा को कुछ भी याद नहीं रहता था। दूसरी बार जब ये घटना सुमित्रा की रसोई में हुई थी तो सास ससुर इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने अपने बेटे को जो बाहर काम करने गया था उसे वापस बुला लिया कुछ दिनों के लिए कि बेटा आ जाओ। और 1 हफ्ते के अंदर बहू के साथ 2 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन घटना के बाद उसे याद नहीं रहता। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य तब होता है जब वो दोनों घटनाओं के समय वो हाथ ऊपर आसमान की तरफ करके जाने क्या कहना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है, क्या बताना चाहती है, क्या इशारा है उसका, ये समझ में नहीं आ रहा। ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है। तो पति को थोड़ा सा हुआ तो भी वापस आ गया और उसके बाद वैद्य को बुलाकर दिखाया गया कि भाई देखो क्या कुछ बीमारी है, क्या दांत किटकिटाने की, दांत लगने की कोई बीमारी है। वैद्य आया और चेक करने के बाद बताया नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ये सामान्य है, कुछ ऐसी बीमारी नहीं है। तो ये 5 महीना तक ये सिलसिला चलता रहा और इस तरह 5 महीना गुजर गया। तो सुमित्रा को भी एहसास होने लगा कि कुछ तो है जो उसके साथ होता है। लेकिन जब वो हो जाता है उसके साथ ये घटना तो उसे याद नहीं रहता। तो उसे के मन में एक भय आ गया कि किसी दिन यदि घर में कोई रहा नहीं और उसके साथ ऐसा कुछ हो गया तो कहीं वो अपने छोटे से बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। तो ये सोचकर वो अपने बच्चे से भी दूर रहने लग गई। अपने बच्चे को ज़्यादातर समय अपने सास ससुर के पास ही रखती, गाँव के बड़े बुजुर्गों के पास रखती। और जब बहुत सारे लोग हो आसपास होते तब वो अपने बच्चे को अपने गोद से लगाती, अपने बच्चे को खिलाती थी। एक अजीब सा भय उसके मन में ये भी चल रहा था। अब एक ऐसी तारीख आती है, एक ऐसा साल आता है, एक ऐसा दिन आता है जो दिन पूरे इटावा के लिए, पूरे शरीफपुरा के लिए और एक दिव्यापुर करके गांव है उसके लिए हमेशा के लिए एक इतिहास बन गया, हमेशा के लिए एक ऐसी कहानी बन गई जिसे लोग कभी भूल नहीं सकते। दरअसल 16 जुलाई 1985 की ये घटना है। 16 जुलाई 1985 को भी कुछ ऐसा ही हुआ।
उसी तरह उसके दांत किटकिटाए और उसकी आँख घूमने लग गई, उसके दोनों हाथ आसमान की तरफ, उंगलियां पीछे, और एकदम स्टैचू की तरह। तो अब वो कुछ दिन पहली बार, अभी जितनी बार 2 से 3 बार उसके साथ जब जब ये हुआ, तब वो कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन मुंह से लंबा लंबा बड़ी गहरी गहरी सांस लेती थी। लेकिन उस दिन वो कुछ कह रही थी, कुछ बातें तो उसकी समझ में नहीं आ रही थी लोगों को, लेकिन एक लाइन लोगों को समझ में आई, और जितने लोग आसपास मौजूद थे सारे के सारे स्तब्ध रह गए, रोंगटे खड़े हुए। 16 जुलाई की घटना में सुमित्रा ने कहा कि आज से 3 दिन बाद वह मर जाएगी। अब आप समझिए कि जितने लोगों ने इस बात को सुमित्रा के मुंह से सुना, सबके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। लगा कि ये शब्द नहीं, धमाके की तरह लगा हुआ। तो फिर किसी तरह सुमित्रा होश में आई, और पति ने, बाकी गांव वालों ने और परिजनों ने पूछा कि सुमित्रा तुम बोल क्या रही थी? तो बोले मैं क्या बोल रही थी? बोले नहीं नहीं, तुम कुछ तो बोल रही थी, बताओ तुम क्या बोल रही थी? बोले नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोले, मुझे तो याद नहीं कि मैंने कुछ कहा। पति को रहा नहीं गया, उसने बताया कि तुम बोल रही थी कि 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। तो सुमित्रा ने बोला पता नहीं, मुझे तो याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा। लेकिन गांव वाले तो स्तब्ध थे, परिवार स्तब्ध था, पति सास ससुर स्तब्ध थे कि ऐसा शब्द आखिर उसके मुंह से निकला तो निकला कैसे? कोई औरत अपनी मौत की भविष्यवाणी कैसे कर सकती है कि 3 दिन बाद वो मर जाएगी? तो फिर बैगा ओझा को दिखाया गया, बुलाया गया कि भाई ये ऐसा ऐसी बात है और ऐसा ऐसा बोल रही है। तो बोले भाई देखो, ऐसी जो ये मिर्गी जैसी कोई बीमारी होगी, दांत लगने वाली जैसी बीमारी होगी, तो आदमी उस अवस्था में कुछ बोल देता होगा, तो इसे गंभीरता से ना लें। लेकिन ये 3 दिन सुमित्रा के लिए भी भारी गुजरने वाले थे, 3 दिन परिवार वालों के लिए भी भारी गुजरने वाले के थे। क्योंकि मन में तो डर बैठ ही जाता है कि अगर ऐसा उसने बोला है और उसे याद नहीं है, तो इसे बुलवाया किसने? क्या कोई दूसरी शक्ति इसके अंदर प्रवेश करके शब्द बुलवा रही है? तो मन में एक डर था, और इसी डर के चलते सुमित्रा ने ठान लिया कि ये 3 दिन वो हर खतरे से बच के रहेगी। वो पानी भरने कुआं नहीं जाएगी, क्योंकि कुआं गई और कुएं में पानी भरने गई और कुएं में गिर गई तो उसकी मौत हो जाएगी। खाना नहीं बनाएगी, यदि खाना बनाते समय किसी कारणवश आग उग लग गई तो जल के मर जाएगी। वो ऊंचाई में नहीं जाएगी, कहीं गिर के ना मर जाए। वो ऐसी जगह नहीं जाएगी जहाँ फिसलन हो, स्लिप होके गिरे और सर में चोट लगे तो मर जाए। उसने तमाम ऐसी चीज़ों से परहेज कर लिया, और 3 दिन तक पूरी सावधानी से घर पे रही, सावधानी से चलती, सावधानी से बैठती, हर काम सावधानी से, यहाँ तक कि 3 दिन तक वो अपने बच्चे से भी दूर रही, पति से भी दूर रही। तो 3 दिन, यानी ये जो उसने भविष्यवाणी की थी 16 जुलाई को, भविष्यवाणी की थी 16 जुलाई 1985, यानी 3 दिन मान लिया जाए तो 16, 17, 18, 19 तारीख को उसने अपनी मौत की तारीख तय की थी। अब 19 तारीख जैसे सुबह हुई, पूरे परिवार की हलचल तेज, धड़कन तेज, कुछ सुमित्रा मायूसी बैठी सावधानी, लेकिन पूरी सावधानी बरत रही है। अब सुबह से फिर दोपहर हो गई, तब तक सब चीज़ ठीक, सब परिवार की भी पूरी नज़र है पूरी सुमित्रा पर कि कहीं कुछ ऐसी तबीयत बिगड़े ना, कुछ अचानक कुछ हो ना। उसके बाद शाम हो गई। अब जब शाम हो गई तो परिवार वाले भी थोड़ा बहुत रिलैक्स हो गए कि चलो अब शाम हो गई, 2-4 घंटे में क्या होने वाला है। अब सुमित्रा को भी लगा कि अब दिन भर कमरे में बैठे बैठे थोड़ा सा बोर हो रही हूँ, अब चलती हूँ थोड़ा बाहर घूमूं। तो वो बाहर घूमने के लिए घर के बाहर आंगन जाके खड़ी हो गई, और ठंडी हवा आ रही थी तो हवा लेने लग गई। उसी समय सुमित्रा की एक सहेली, जो गांव में सखी कहते हैं, यूपी बिहार में सखी, वो वहाँ से गुजर रही थी। उसने, सुमित्रा ने उसे देखकर आवाज़ लगाई, और दोनों सखी आपस में हंस हंस के बात करने लग गए। करीब 15 से 20 मिनट दोनों बात करते रहे, एक दूसरे से हालचाल लेते रहे। क्योंकि सुमित्रा की जो सखी थी वो जानती थी कि सुमित्रा के साथ क्या होने वाला है, और सुमित्रा ने क्या भविष्यवाणी की थी। और सुमित्रा की जो भविष्यवाणी का दिन जो था वो आज ही है, लेकिन अब तो शाम हो चुका है। तो सुमित्रा से बढ़िया
वो भी हंस हंस के बात करने लगी कि ऐसा ऐसा कुछ हो ना। अभी बातचीत चली रही था दोनों सखियों के बीच, आपस में बातचीत चली रही थी, तभी अचानक सुमित्रा फिर स्टेचू की तरह खड़ी जड़ गई, जड़ जैसी हो गई, जकड़ गई, पत्थर जैसी ठोस हो गई। और लेकिन इस बार उसकी आंख घूम नहीं रही थी, इस बार उसकी आंख खुली हुई थी और हाथ धीरे धीरे ऊपर और उंगलियां पीछे, आंख स्थिर, पूरा शरीर स्थिर। उसकी सहेली कुछ देर उससे बात करते करते उसे लगा कि ये फिर उसी स्थिति में जा रही है, तो वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गई, सुमित्रा सुमित्रा क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन सुमित्रा खामोश शांत। अब उसकी आवाज सुनकर उसका पति जगदीश वो भी दौड़ा, सास ससुर दौड़े, आस पड़ोस के लोग दौड़े, मौके पर भारी भीड़ जुट गई। और उसके बाद किसी तरह से उस अवस्था से सुमित्रा को अंदर, घर के अंदर ले जाया गया और लिटाया गया और दौड़ के कोई गया और वैद्य को बुला के ले आया, क्योंकि गांव में ही वैद्य रहते थे। तो वैद्य आया और सुमित्रा की नाड़ी वगैरह चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि सुमित्रा की मौत हो गई है, अब ये मर चुकी है। अब गांव में कोहराम मच गया, भय का माहौल बन गया, परिवार अवाक, पति बदहवास, सास ससुर रोने चीखने चिल्लाने लग गए। पूरे गांव में मतलब इस तरह से माहौल बन गया कि अब ये यकीन कैसे करे कि कोई महिला 3 दिन पहले अपने मौत की भविष्यवाणी करती है और सच में 3 दिन बाद मर जाती है। तो आप कल्पना कीजिए कि उस गांव का क्या माहौल रहा होगा, आस पड़ोस में क्या माहौल रहा होगा। एक अजीब सा भय, एक अजीब सा सन्नाटा। अब चूंकि गांव में आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य बहुत रहता है, तो लोग अब धीरे धीरे सुमित्रा के घर की तरफ बढ़ने लग गए। शोक संतप्त परिवार को लोग सांत्वना देने पहुंचने लग गए कि चलो अब उसने भविष्यवाणी की थी और सच में वो चली गई, तो लाश को ज़्यादा देर रखना ठीक नहीं है, बॉडी को जल्दी से जल्दी, चूँकि अब शाम का वक्त है, रात हो जाएगा तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बॉडी को जलाना ठीक नहीं, तो शाम अंधेरा होने के पहले बॉडी को जला दें। तो अब इधर परिवार रो रहा है, पति रो रहा है, उसका 5 महीने का बच्चा भी रो रहा है भीड़ देखकर। लेकिन इधर अंतिम संस्कार की तैयारी गांव वाले ने शुरू कर दी। कुछ युवक जाके जो गांव के शमशान घाट, अस्थायी शमशान घाट हुआ करता था, वहाँ उन्होंने लकड़ी उकड़ी जमाना शुरू कर दिया। और इधर जो गांव की महिलाएं वो सुमित्रा को नहलाने धुलाने लग गई, तेल लगाने लग गई उसके शरीर पर और श्रृंगार करने लग गई। चूँकि हिंदू धर्म में एक रिवाज है, महिला अगर पति जिंदा हो, मर जाए, तो उसको पूरा श्रृंगार करने के बाद ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो पूरी तैयारी बहुत स्पीड इसलिए होने लगी कि सूर्यास्त का भी समय होने लग गया था, तो बहुत तेज़ी से तैयारी चल रही थी। और इस पूरी तैयारी में 45 मिनट गुजर गए थे, मतलब सुमित्रा को मरे हुए 45 मिनट हो गए। उसी दौरान जो महिलाएं कमरे में उसको श्रृंगार कर रही थी, एक महिला चीखती हुई बाहर भागी। तो लोगों ने पूछा कि क्या हो गया, क्यों चीख रही, तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रही। फिर 1 मिनट बाद दूसरी महिला चीखते हुए भागी, 2 मिनट बाद फिर तीसरी महिला चीखते हुए भागी, फिर चौथी महिला चीखते हुए भागी। तो लोगों ने रोक के पूछा कि भाई भाग के हुआ क्या। तो किसी ने बताया कि एक महिला, उसमें हिम्मत करके उसने बताया कि वो सुमित्रा की आंखें घूम रही है। एक महिला ने बताया कि जब मैं तेल लगा रही थी तो मैंने उसको धड़कन महसूस की। फिर सब अवाक, फिर भागे भागे वैद्य को बुलाया गया। वैद्य आए और नब्ज चेक किया तो पता चला कि सुमित्रा तो जिंदा है। उसने कहा कि सुमित्रा जिंदा है। परिवार वाले भी खुश, पूरा गांव फिर खुश कि लोग देवी चमत्कार मानने लग गए कि हो सकता है कि इसकी जो बीमारी है दांत के कीटाने की, दांत लगने की, उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा कि 45 मिनट इसकी सांसें बंद हो गई हो, फिर अचानक इसकी धड़कन चलने लग गई हो। लोग खुश हो गए, परिवार भी खुश हो गया। और खुशी के मारे जब उसका पति को, जगदीश के बात पता चली, तो उस दौड़ के वो सुमित्रा के पास पहुंचा और सुमित्रा को जम से गले लगा लिया। लेकिन सुमित्रा ने उसको एक जोर का धक्का दिया और बोला कि आपको शर्म नहीं आती, आप पराई स्त्री को गले लगा रहे हैं।
और फिर आस पड़ोस में उसने देखा और महिलाओं से पूछा कि आप मेरे साथ क्या कर रहे थे आप लोग। दूसरे लोगों से पूछा कि आखिर इतनी भीड़ क्यों लगा के रखे हो आप लोग, चलिए मुझे अकेले में रहने दीजिए, आप लोग जाइए, क्यों आए हो आप लोग, किस कारण से आए हो। तो सारे लोग इस तब माथे पे बल पड़ गए, चिंता में कि ये बोल क्या रही है। अभी 45 मिनट पहले तो ही, लेकिन सुमित्रा जो थी वो अपने, हाँ, सबको देख रही थी लेकिन किसी से बात नहीं कर रही थी। वो इस तरह से देख रही थी जैसे वो किसी को पहचानती ना हो। तो लोगों को लगा कि हो सकता है कि बीमारी की वजह से इसको कुछ ऐसा सदमा लगा हो, इसका कुछ याददाश्त कमजोर पड़ गई हो, ये लोगों को पहचान नहीं पा रही हो सकता है कि ये धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। यही बात वैद्य ने भी बोली कि आप लोग थोड़ा सा इसको आराम करने दो और अकेला छोड़ो, हो सकता है कि इसको बीमारी की वजह से जो झटका लगा हो, दिमाग में सदमा लगा हो कुछ, इस वजह से ये ऐसा कर रही है और बाद में धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। तो लोग इस बात को मान गए कि चलो हो सकता है कि सदमे वाली स्थिति में रही हो इसलिए ऐसा कर रही हो। लेकिन दिन बीतते गए, दूसरा दिन जब हुआ तो भी सुमित्रा का व्यवहार बदला नहीं। आप कल्पना कीजिए, जिस बेटे को दिन रात अपने सीने से चिपका के रखती थी, इतना लाड प्यार देती थी, वो उसको तक देखना मंजूर नहीं था। पति को भी वो भाव नहीं दे रही थी, सास ससुर से बात नहीं कर रही थी। लेकिन गांव वालों ने, परिवार वालों ने यही सोचा कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, अभी सदमे की वजह से समय लगेगा। लेकिन इस बीच सुमित्रा, अब वो समय थोड़ा बीतने लग गया, 2-4-10 दिन होने लग गया, तो सुमित्रा एक लेटर लिखा करती थी। और वो लेटर अपने पति को, जो जगदीश, उसको बुला के कहती थी, सुनो, और ये जो लेटर है इसको पोस्ट बॉक्स में डालो। तो गांव के बाहर एक पोस्ट बॉक्स पहले रखा होता था लाल रंग का, अब तो दिखाई नहीं देता, लेकिन कहीं कहीं दिखाई देता है। बॉक्स में वो डाल आता था सुमित्रा का पति जो जगदीश। लेकिन चूंकि जगदीश इतना सीधा साधा था और अपने पत्नी के प्रति इतना ईमानदार था कि उसने कभी पूछने की कोशिश नहीं की कि ये लेटर क्या है और क्या लिख रही हो। परिवार वाले लेकिन सोचते थे कि सुमित्रा तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और उसने आज से पहले कभी किसी को लेटर लिखा नहीं है, तो किसको लेटर लिख रही है, किसको लेटर भेज रही है। मन में, गांव वालों के भी मन में सवाल था, परिवार वालों के मन में भी सवाल था। लेकिन कभी कभी लगता था कि चूंकि सुमित्रा अपने बचपन में अपने ताऊ के पास रही, ताऊ उसको कभी कभी पढ़ाया लिखाया करते थे, तो हो सकता है वो कुछ लेटर किसी को लिख रही हो। बहुत ज़्यादा उसने ध्यान नहीं दिया। अब 3 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, लेकिन सुमित्रा अब तक किसी को पहचान नहीं रही थी। वो लेकिन रूटीन का उसका काम था, वो सवेरे उठती, अपना दिनचर्या पूरा करती, सबके लिए भोजन बना दिया करती थी, कुएं से पानी ला दिया करती थी, लेकिन वो किसी से बात नहीं करती थी। इन 3 महीनों में ना उसने अपने बच्चे को गले लगाया, ना अपने पति से बात की, ना अपने सास ससुर से बात की, ना अपने सखी सहेलियों से बात की, ना उसने गांव की किसी से बात की। लेकिन 3 महीने तक वो लेटर रोज लिखती है, रोज पोस्ट करती थी। तो अब 3 महीना बीत गया, जुलाई की घटना थी, अब अक्टूबर आ गया। तो 3 महीने के बाद एक दिन एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। 20 अक्टूबर 1985 की यह घटना है। अब 20 अक्टूबर इसलिए लोगों के जेहन में याद है कि उस दिन जो हुआ, उस गांव के लिए, इटावा के लिए, सरीपुरा के लिए, अवलीबापुर के लिए एक कहानी बन गई, एक ऐसी कहानी जिसकी चर्चा लोग आज भी करते हैं। 20 अक्टूबर 1985 को सरीपुरा में एक व्यक्ति आया, बुजुर्ग व्यक्ति आया, और उसने गांव के लोगों से पूछा कि भाई गांव में कोई ऐसी महिला है कि यही जो विचित्र हरकत करती है, गांव में कोई ऐसी महिला है क्या जिसका पीछे कुछ 3 महीने पहले कुछ हुआ था। तो लोग अभी उस बुजुर्ग के आसपास इकट्ठा हुए और उस बुजुर्ग के सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी जगदीश भी भागे भागे आ गया। जगदीश के कानों में आवाज़ सुन रही, तो जगदीश ने पूछा कि हाँ है, लेकिन क्या बात है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि पहले आप बताइए क्या कोई ऐसी महिला है क्या।
तो बातों बातों में गांव के लोगों ने फिर उस आदमी का नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। तो उस आदमी ने दूसरी बार, गांव वालों को पूछने के बाद दूसरी बार अपना नाम बताया, रामसिया त्रिपाठी। तो इस बार उनकी आवाज़ थोड़ी सी जोर से थी, तो ये रामसिया त्रिपाठी नाम जो उन्होंने कहा वो सुमित्रा जो घर के अंदर बैठी थी उसके कानों तक पहुंच गई, और सुमित्रा वहां से कमरे से बदहवास दौड़ती हुई रामसिया त्रिपाठी के पास आई और उनके गले लग गई। और जो भी ये नज़ारा देख रहा था वो सब अवाक। रामसिया त्रिपाठी खुद अवाक की, एक महिला मेरे गले क्यों लग रही है, तो उन्होंने उसको धक्का देना चाहा, लेकिन वो सुमित्रा थी, वो लगातार रामसिया त्रिपाठी से लिपट कर रोती रही, पापा पापा आप आ गए पापा। मैं पापा पापा शब्द सुना तो गांव वाले भी चौंके, परिवार वाले भी चौंके, जगदीश भी चौंका जो पति था। पापा, ये शब्द तो सुमित्रा ने आज तक कभी कहा ही नहीं, और रामसिया त्रिपाठी से लिपट कर इसको पापा क्यों कहे। तो रामसिया त्रिपाठी थोड़ा सा उसने दूर किया और पूछा कि आप कौन है। सुमित्रा ने फिर जो कहा वो किसी धमाके से कम नहीं था। बोली, पापा मैं आपकी बेटी शिवा त्रिपाठी। शिवा त्रिपाठी। कुछ देर तो ऐसा लगा कि उस बुजुर्ग को जैसे चक्कर आ जाएगा। बुजुर्ग भी धड़ाम से वहीं एक चारपाई रखी थी, धड़ाम से बैठ गए और काफ़ी देर तक आंख बंद किए उसको, हाँ जाने क्या मन में सोचने लगे। फिर थोड़ा सा खुद को संभाला और अपनी बेटी को बड़े गौर से देखा। उसके बाद वो बोले कि मुझे अंदर ले चलो। तो जगदीश उन्हें अंदर ले गए, कमरे में बैठाया। फिर रामसिया त्रिपाठी ने सुमित्रा को बुलाया, जो स्वयं को शिवा त्रिपाठी कह रही थी। रामसिया त्रिपाठी ने जो अपने साथ सूटकेस लगाए थे उसमें से एक एल्बम निकाला, और एल्बम में निकाला, ये एल्बम जो थी वो शिवा त्रिपाठी जो रामसिया त्रिपाठी की बेटी थी उसकी थी, उसके शादी की थी। तो उसने पूछा कि अगर तुम शिवा त्रिपाठी हो, जैसा कि तुम चिट्ठी में बार बार लिख रही हो, तो ये एल्बम में बताओ कि कौन कौन है। तो सबसे पहले तो जो सुमित्रा है उसने पूछा कि पापा आप एल्बम लाए, मुझसे सबूत चाहते हैं कि मैं शिवा त्रिपाठी हूँ कि नहीं, तो आप पहले ये बताइए कि आप मेरी हैंडराइटिंग नहीं पहचानते क्या। तो रामसिया त्रिपाठी चौंके, बोले हाँ बेटा, हैंडराइटिंग तो जो तुम ये लेटर भेजी हो तो मेरी बेटी शिवा त्रिपाठी की हैंडराइटिंग, लेकिन कुछ मन में मेरे संशय है। ये तस्वीर मेरी बेटी शिवा त्रिपाठी की है, और इस तस्वीर में कौन कौन है बताओ। तो जो शिवा त्रिपाठी थी से सुमित्रा, वो एल्बम में सारे को देख देख के पहचानने लग गई कि ये जो हैं छेदीलाल हैं मेरे पति, ये दोनों मेरे बच्चे हैं रिंकू और टिंकू, ये मेरे सास ससुर हैं, ये आप हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी सारा कुछ बताते बताते जब एक तस्वीर में उसकी उंगली ठिठक गई, रुक गई, और साफ नज़र आ रहा था कि उस तस्वीर को देखकर वो जो सुमित्रा कहने या शिवा त्रिपाठी जो स्वयं को बता रही थी वो थोड़ा सा डर गई। उसके चेहरे में एक डर वाला भाव साफ महसूस किया वहाँ खड़े लोगों ने। जब रामसिया त्रिपाठी ने पूछा कि बताओ कौन है ये, और तुम इस पर उंगली रख के रुक क्यों गई, तो इसने बताया कि ये मेरी ननद है और इसी ने मेरे सर पे पत्थर मार के मेरी हत्या की थी। अब पछाड़ खा के गिरने की बारी रामसिया त्रिपाठी की थी, और वहाँ मौजूद जो गांव के सारे लोग थे उनकी। सच में शिवा त्रिपाठी का पुनर्जन्म हुआ था, सुमित्रा के शरीर में उसकी आत्मा ने प्रवेश किया था। फिर गांव के लोगों ने पूछा कि ये जो सुमित्रा है ये सच बोल रही, तो रामसिया त्रिपाठी ने फिर कहानी सुनी। बोले 24 अक्टूबर 1962 को शिवा का जन्म हुआ था, उनकी बेटी शिवा, और
शिवा को उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, ग्रेजुएट कराया। वो स्वयं इटावा के कॉलेज में लेक्चरर है और इसलिए वो चाहते थे कि उनकी बेटी एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ले। और जब शिवा 18 साल की हुई तो 1980 में उन्होंने उसकी शादी कर दी, लेकिन शादी कामयाब नहीं हुई। हालांकि 2 बच्चे हुए शिवा के, लेकिन शादी कामयाब नहीं हुई। और शादी कामयाब ना होने के पीछे 2 कारण थे। एक तो शिवा का ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, वो ग्रेजुएट थी, और जो छेदीलाल का परिवार था उनके घर कोई भी 12वीं से ज़्यादा नहीं पढ़ा था। तो एक तो जलन की भावना, एक कॉम्प्लेक्स की भावना थी। दूसरा ये कि रामसिंह त्रिपाठी लेक्चरर थे, तो छेदीलाल के परिवार को लगता था कि इसके यहाँ बहुत पैसा होगा, बहुत, तो दहेज के लिए भी उसको प्रताड़ित करने लगा। तो वो एक 18 जुलाई 1985 को जो छेदीलाल के दूर के रिश्तेदार हैं वो दौड़कर आते हैं छेदीलाल के घर में और बताते हैं कि शिवा त्रिपाठी की लाश रेलवे ट्रैक पे पड़ी है और शायद उसने आत्महत्या कर ली। ये खबर ससुराल को भी नहीं दी जाती शिवा त्रिपाठी की, और उसी रात शिवा त्रिपाठी का अंतिम संस्कार कर दिया। तो बाद में जब शिवा त्रिपाठी को अपनी बेटी की मौत की खबर चलती है तो वो ससुराल पहुंचते हैं मिलने के लिए, लेकिन जाने की उन्हें शंका होती है कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती रेलवे ट्रैक पर। और चूंकि इसलिए भी नहीं कर सकती क्योंकि उस मिजाज की पीढ़ी थी। और जो लोग बता रहे थे कि जिन्होंने लाश देखा था कि जो शिवा त्रिपाठी के रेलवे ट्रैक पर लाश तो मिली थी, लेकिन ट्रेन से कटने जैसा कोई निशान नहीं था। सर के पीछे कुछ ये भारी चीज़ से मारे जाने का जरूर निशान था, लेकिन परिवार वालों ने न पुलिस को सूचना दी, न पोस्टमार्टम कराया, और 18 जुलाई 1985 की रात शिवा त्रिपाठी का अंतिम संस्कार कर दिया। इसी संदेह के आधार पर रामसिंह त्रिपाठी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, FIR दर्ज कराई, और पुलिस ने छेदीलाल और उसके पिता यानी शिवा त्रिपाठी के पति और ससुर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही ननद और सास फरार हो गए थे, लेकिन परिस्थिति जन साक्ष्य कमजोर रहा। सबूत के अभाव में दोनों को जमानत मिल गई, और जब दोनों को जमानत मिली तो सास और ननद को बात पता चली तो उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी दी और तुरंत उनकी भी जमानत हो गई। लेकिन पूरी घटना में पीछे ये देखिए, एक महिला इटावा शहर से थोड़ी दूर एक गांव दिव्यापुर, इटावा शहर से और उस गांव से 80 किलोमीटर दूर एक गांव शरीफपुरा में 19 जुलाई को सुमित्रा की मौत होती है। और सुमित्रा अपने मौत के 3 दिन पहले 16 जुलाई को अपनी मौत की भविष्यवाणी कर देती है और 19 जुलाई को उसकी मौत हो जाती है। एक तरफ 18 जुलाई 1985 को शिवा त्रिपाठी की हत्या होती है। 80 किलोमीटर दूर दोनों का फासला है, लेकिन अब देखिए 24 घंटे के भीतर 18 जुलाई को शाम रात शिवा की हत्या होती है और 19 जुलाई को सुमित्रा की मौत होती है। तो 18 और 24 घंटे के भीतर शिवा जो है वो सुमित्रा के शरीर पे जिंदा हो जाती है। तो ये विचित्र घटना है। और ये जब बात गांव से बाहर पहुंची, लोगों तक पहुंची, तो इटावा से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम अखबार, भारत के तमाम अखबारों में खबर खूब सुर्खियों में रही। उस समय दूरदर्शन चला करता था, दूरदर्शन में भी ये न्यूज़ आया। और जब ये न्यूज़ भारत के बाहर पहुंचा तो अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से भी जो पुनर्जन्म पर रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, वहाँ के वैज्ञानिक भी आए। भारत के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर उन्होंने इस पुनर्जन्म की घटना पर शोध किया। एक एक चीज़ बारीकी से टटोला, एक एक चीज़ बारीकी से खंगाला, एल्बम मिलाया, फोटो मिलाया, हैंडराइटिंग मिलाई शिवा की, और कई लोगों का बयान लिया, परिवार वालों से बयान लिया, छोटी छोटी चीज़ों को परखा और इस नतीजे पर पहुँचे कि वास्तव में ये पुनर्जन्म की कहानी सत्य के काफ़ी करीब है और ये वास्तव में सच्ची कहानी है, वास्तव में फैक्ट है। तो इसे प्रमाणित किया गया और ये पुनर्जन्म की ऐसी पहली घटना है जो प्रमाणित है और आश्चर्य में भी डालती है कि 24 घंटे के भीतर 2 मौत होती है और एक का शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपनों से मिलती है। तो बाद में जब सुमित्रा
अपने पिताजी की राम सिंह त्रिपाठी के साथ अपने घर जाती है, अपने दोनों बच्चों से मिलती है, रिंकू और टिंकू, जो उसके शिवा त्रिपाठी के समय के उनके दोनों बच्चे हैं। फिर वो तय करती है कि चूँकि शरीर अब तो सुमित्रा का है, भले आत्मा शिवा का है, लेकिन वो अपने पति जगदीश के साथ ही रहेगी, और वो जो अपने 5 महीने का बच्चा है उसके साथ रहेगी। रिंकू टिंकू को भी वो अपने साथ रख लेती है। तो इस तरह वो 13 साल और जिंदा रहती है, लेकिन 13 साल में जगदीश के साथ ही रहती है, जगदीश के माता पिता के साथ रहती है, अपने बच्चे के सुमित्रा के बच्चे के साथ रहती है, और जो शिवा त्रिपाठी के रूप में उसने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया था उसके साथ रहती है। 13 साल रहने के बाद 1998 में सुमित्रा की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। तो एक कहानी का अंत होता है, लेकिन अभी अंत कहानी का नहीं। सुमित्रा के 3 बच्चे आज भी जिंदा हैं, 3 बच्चे आज भी उत्सरीपुरा गांव में हैं। सुमित्रा के 2 साल बाद सुमित्रा के पति की मौत भले हो जाती है, लेकिन दोनों बच्चे आज भी जिंदा हैं, 3 बच्चे आज भी जिंदा हैं। तो ये थी पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन कर पाना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन जब मेरे परिचितों ने बताया कि इस पर स्टोरी बनाया जाए, तो मैंने ये कहानी आपको सुनाने के लिए इस पर काफ़ी गूगल से निकाला, रिसर्च किया, और लोगों से बातचीत के आधार पर मुझे भी लगा कि ये कहानी आपको सुनानी चाहिए। कहानी काफ़ी मुझे अपने नज़दीक लगी मुझे। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इस तरह की और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।